ओके सो बच्चों आज हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। ठीक है। एंड आई थिंक आपका ये पूरा चैप्टर आ रहा है ना। सर क्लास 12th का चैप्टर नंबर क्या कह रहे हो? सिमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। क्या कह रहे बेटा? सर क्लास 12th का आप चैप्टर करा रहे हो ना? यस यस, अभी बेटा 12th का चलेगा, तब तो आपका बोर्ड का एग्जाम नहीं होते हैं। पूरा सिलेबस आपका बोर्ड का चल रहा है अभी। ठीक है, चलिए कौन बताएगा मुझे स्फेरिकल मिरर्स कौन से होते हैं? सर जो स्फेयर की शेप में होते हैं। बिल्कुल सही बोला आपने, जो स्फेयर के शेप में होते हैं। देखो बेसिकली होता क्या है कि हम क्या मानते हैं, हम ये मानते हैं बच्चों की ये एक ना एक सर्कल है, एक स्फेयर है। ठीक है, उसका हम कुछ पोर्शन कट कर लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? सर्कल मिरर्स। ठीक है। अगर मान लो बाहर वाली साइड अगर मान लो पेंटेड है, अगर मान लो सिल्वर पेंटेड है, ठीक है, अंदर की साइड देखो रिफ्लेक्शन कहाँ पे हो रहा है? अंदर की साइड। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? कॉनकेव मिरर्स। अब कैसे याद रखोगे? मैंने देखो, मैं अपना बता रहा हूँ, मुझे ये चीज याद नहीं होती थी कॉनकेव कौन सा है, कॉन्वेक्स कौन सा है। तो याद करो केव, केव हमेशा अंदर की तरफ होती है ना, इसलिए इसको मैं कैसे याद रखता हूँ कि केव वाला पार्ट, अंदर की तरफ वाला पार्ट अगर रिफ्लेक्टिव है, ये अपना क्या बच्चों? इट्स रिफ्लेक्टिव सरफेस, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? कॉनकेव मिरर। सिमिलरली अगर बाहर वाला हो, वेट वेट, चलिए हाँ मैंने यहाँ पे कॉनकेव यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ठीक है, अगर बाहर वाला हो तो मान लो कि हमारा एक सरफेस ऐसे है और अंदर वाला पार्ट जो है ना ये सिल्वर्ड है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा, तो ये कौन सा हो गया बच्चों? अपना कॉन्वेक्स मिरर। ये मैं थोड़ा सा फास्ट रखूंगा क्योंकि ये सब चीज आपको ऑलरेडी आती है। ठीक है, ओके आगे चले। चलिए कॉन्वेक्स का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आप बच्चों ध्यान रखना कॉन्वेक्स की सबसे अच्छी बात क्या होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बच्चों थ्योरेटिकल चीजें मत कवर करो, सारी चीज कवर करो, बट है ना इनका तो प्रैक्टिकल यूज है, वहां पे आप उनको इंटरलेट करके रखो। कॉन्वेक्स मिरर आप कहाँ देखोगे? आप देखो गाड़ी के साइड मिरर में। ठीक है, आप किसी मॉल में जाओगे ना, कभी कई बार देखना मॉल के बाहर आजकल कॉन्वेक्स मिरर बहुत लगे होते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें तो ना अ, इसमें क्या बोलते हैं, इरेक्ट इमेज बनती है, सीधी खड़ी इमेज बनेगी एंड छोटी बनती है बच्चों। तो इसमें ना फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा कवर होता है। फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है आज के बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर हम बहुत यूज करते हैं हमारी नॉर्मल लाइफ में। ठीक है, एज कम्पेयर टू कॉनकेव मिरर, क्योंकि कॉनकेव मिरर में बच्चों इमेज हमेशा उल्टी बनती है मोस्ट ऑफ द केसेस। यहाँ तक किसी को कोड आउट कोई क्वेश्चन? ठीक है, चलिए आपको जनरल टर्म्स है उनके बारे में बात करते हैं। अब देखो बच्चों, जब भी हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन की इन कर्व्ड मिरर, तो हमें कुछ कुछ चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहला क्या है बच्चों? पोल। पोल क्या होता है? मिड पॉइंट ऑफ द मिरर, रिफ्लेक्टिंग जो पार्ट होता है बच्चों, उसका जो मिड पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं? पोल। देखो अब हमने इसको यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ खत्म किया, इसका जो मिड पॉइंट है उसको हम क्या बोलेंगे? पोल। सेकंड, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो क्या होता है बच्चों? तो हमारा जो मिरर है ये जिस भी कर्वेचर का पार्ट है, हम क्या मानते हैं कि हमारे पास एक पूरा स्फेयर था, ठीक है, उसका हमने कुछ पोर्शन हमने एज ए मिरर कट कर लिया। ठीक है, तो हमारा जो मिरर है जिस भी स्फेयर का पार्ट है, जिस कर्वेचर का पार्ट है, उसका जो सेंटर है उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। देन रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो जिस कर्वेचर का हमने इसको पार्ट कट किया है उसका जो रेडियस होगा उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, सो रेडियस ऑफ स्फेरिकल ग्लास आउट ऑफ विच मिरर वाज मेड। ये सब चीजें नॉर्मल चीज आपको सब ऑलरेडी पता होंगी। नाउ प्रिंसिपल एक्सिस, सो ए लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? इट्स अ प्रिंसिपल एक्सिस, पीए इसको लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। बच्चों ये जो एंगल है ना, ये क्या होता है? 90 डिग्री। ध्यान रखना इस बात का। ओके, तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है बच्चों? सेंटर ऑफ कर्वेचर से एंड पोल से पास करती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज फोकस। फोकस क्या होता है बच्चों? मान लो कि हमारी जो जो इंसिडेंट रेज है बच्चों, इन्फिनिटी से आ रही है, दूर से आ रही है, और जहां पे ये आफ्टर रिफ्लेक्शन बच्चों मीट करेगी ना, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फोकस। सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द रिफ्लेक्टेड रेज फॉर विच इंसिडेंट रेज स्ट्राइक द मिरर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमारा ऑब्जेक्ट मान लो अगर इन्फिनिटी पे यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है बच्चों, अगर यहाँ से रेज आएंगे बच्चों, तो हम उनको क्या मानते हैं कि वो पैरेलल रेज है किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। ये फोकस होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बच्चों? फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? सो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड
फोकस क्या हो जाएगा हमारा, फोकल लेंथ। अपर्चर क्या है, डायमीटर ऑफ द मिरर, मतलब क्या है, जैसे ये जो डायमीटर है ना, ये डायमीटर, इसको क्या बोलते हैं, अपर्चर। यहाँ तक बच्चों किस किस को समझ आया, यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? आगे चले, फिर आगे कवर करते हैं। अब बच्चों बात करते हैं इमेज ट्रेसिंग के बारे में कि भाई देखो इमेज कैसी बनेगी। आज का जो ये तो बच्चों अभी शुरू वाला पार्ट थोड़ा सा हल्का सा थ्योरेटिकल है, उसके बाद हम बहुत सारे न्यूमेरिकल करने वाले हैं। देखो सो इमेज ट्रेसिंग बच्चों देखो क्या है, सबको पता है कि इमेज बनती कैसे। जब भी दो रिफ्लेक्टेड रेज, मान लो कि ऐसे दो रेज आ रही है, ये बच्चों रिफ्लेक्टेड रेज है, ये जहां पे मीट करती है, या फिर हमें ऐसा लग रहा हो कि मीट कर रही है, मान लो कि ऐसे है, ये हमारा मिरर है, ठीक है, यहाँ से रेज निकली, ये हमारी इंसिडेंट रेज है, और ऐसे, और उसके बाद ये रिफ्लेक्ट करके चली गई ऐसे, ऐसे चली गई। देखो पहले केस में क्या है, हमारी जो रिफ्लेक्टेड रेज है ये एक्चुअली बच्चों मीट कर रही है, एक्चुअली मीट कर रही है। लेकिन सेकंड केस में क्या है बच्चों, हमें लग रहा है कि ये इमेज यहाँ कहीं से आ रही है, हमें ऐसा लग रहा है, तो ये एक्चुअली मीट नहीं कर रही, बट हमें इट अपियर्स दैट दे आर मीटिंग। यहाँ पे हमारी एक इमेज बनेगी, सिमिलरली हमारे यहाँ पे इमेज बनेगी, ठीक है। तो बच्चों देखो जब भी इमेज ट्रेसिंग की बात करेंगे, इमेज कहाँ पे बनेगी उसके बारे में आपको फोकस करना है कि रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ पे मीट कर रही है, या फिर हमें ऐसा लग रहा है कि वो वहां पे मीट करेगी, ठीक है। तो बच्चों फंडा क्या है, फंडा ये कि अप्लाई एनी या कंसिडर एनी टू लाइट रेज, जैसे कि ये आ रही है, यहाँ से हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ से निकल रही है, ठीक है। फिर जहाँ पे हमारा मिरर है वहां पे टकराएंगी, वहां पे आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूज करने हैं, ठीक है। देन फाइंड द मीटिंग पॉइंट, जहाँ पे मीट कर रही है उसको हम क्या बोलते हैं, वहां पे इमेज बन रही है। ये बात यहाँ तक किस किस को समझ आई, क्लियर है? चलिए बच्चों अब इमेज के बारे में डिस्कस करने पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि क्या क्या लॉज है, मतलब कि जो रेज है उनका बिहेव क्या होता है। फर्स्ट मान लो बच्चों, अगर कोई भी इमेज अगर पैरेलल टू हमारी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होता है बच्चों, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से ही पास करेगी। ये बात किस किस को समझ आई? देखो ये हमारा कौन सा है, कॉनकेव मिरर। अब ये जो रे है बच्चों ऐसे आ रही है, ये जो रे है बच्चों ऐसे आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन बच्चों ये फोकस से पास करेगी। सेकेंड केस में क्या है, ये हमारा बच्चों कौन सा है, इट्स कॉन्वेक्स मिरर। ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। उस केस में क्या होगा, ये देखो एक्चुअली पास तो नहीं करी, बट हमें क्या लग रहा है कि ये यहाँ से ऐसे पास करेगी, ठीक है। सेकेंड, रेज पासिंग थ्रू फोकस। अब देखो वाई से वर्सा भी अप्लीकेबल है। हमने क्या बोला, इफ एनी रे दैट इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास करेगी, फोकस से। सिमिलरली अगर कोई रे फोकस से पास कर रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी पैरेलल। देखो हमारी ये जो रे ऐसे आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, देखो पैरेलल हो गई। ये बात किस किस को समझ आई, ठीक है। ये देखो हमारी कैसे होगी, पैरेलल होगी, ये ऐसे जा रही है, ठीक है। आई होप मेरी बातें सबको समझ आ रही है। नाउ थर्ड, रे इंसिडेंट ऑन पोल। बच्चों अगर कोई अगर रे पोल पे इंसिडेंट कर रही है, सो रिफ्लेक्टेड एंड इंसिडेंट रे दोनों बच्चों इक्वल एंगल ही बनाएंगी यूजिंग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। क्या था, इंसिडेंट एंगल, वी कैन से एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अगर कोई रे ऐसे आ रही है, एंगल थीटा बना रही है और पोल पे आ रही है, तो बच्चों ये ऐसे निकलेगी और दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, थीटा थीटा। ये सबके लिए बच्चों, ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है बच्चों, ये सबके लिए, हर मिरर के लिए। जरूरी नहीं है वहां पर प्लेन मिरर ही हो या फिर कॉनकेव ही हो, कॉन्वेक्स सबके लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, ए रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर रिट्रेसेस इट्स पाथ। मतलब देखो क्या है, याद करो हमने जस्ट अभी डिस्कस किया था, अभी एक सेकंड पहले, कि
ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हमारा पोल है। अगर मान लो कि कोई रे बच्चों ऐसे जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से ऐसे पास करेगी, ये एंगल कितना बनाती है 90 डिग्री एंगल। ठीक है, तो सिमिलरली बच्चों ये भी ऐसी है, ये भी ऐसे ही है। अगर हमारी रे ऐसे आ रही है बच्चों, यहाँ से ऐसे आ रही है, तो ये क्या कर रही है, ये बनाएगी 90 डिग्री एंगल। इसका मतलब क्या है बच्चों, नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो जाएगा 0 डिग्री। तो बच्चों एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, वो भी 0 होगा। तो ये ऐसे आ रही थी, तो हमारी रे बच्चों रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या है, ऐसे वापस चली जाएगी, इसी पाथ को फॉलो करेगी। ये बात यहाँ तक किस किस को समझ आई? सर एंगल ऑफ इमर्जेंट कहाँ होता है? नहीं बेटा, एंगल ऑफ इमर्जेंट तो वो अलग चीज है, वो बच्चों रिफ्लेक्शन में होता है। अभी हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। एंगल ऑफ इमर्जेंस तो आप बात कर रहे हो ना, वो हम बात करेंगे वहां पे, प्रिज्म बात करेंगे, ग्लास लैब है वहां वहां पे बात करेंगे, वो रिफ्लेक्शन के लिए। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोड आउट कोई क्वेश्चन? ओके सर। चलिए बच्चों, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते रहो, ये बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है। बच्चों ध्यान को हमेशा अपने क्वेश्चन की रिस्पेक्ट करो। आपका क्वेश्चन आपके लिए बहुत जरूरी है। जैसे अभी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन ये पूछना जरूरी है। कई बार क्या होता है ना, हमारा जो दिमाग है, फालतू के जो क्वेश्चन है जिनके आपको छोटे छोटे आंसर मिलने के बाद वो दिमाग उन क्वेश्चन के लिए शांत हो सकता है, बट प्रॉब्लम क्या है, हम ऐसे क्वेश्चन पूछते नहीं है। ठीक है, दिमाग को जितना खाली रखोगे ना फालतू क्वेश्चन से, ट्रस्ट में आपके 6 to 7% ऑफ मार्क्स आपके मेन एग्जाम में बहुत ही आराम से इंक्रीज हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा बहुत ज्यादा इंक्रीज होंगे, बट 6 to 7% पे मार्क्स आपको इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। ध्यान रखो बच्चों, आपका जो माइंड है ना, आपका जो ब्रेन है, इसके ना एक कैपेसिटी है, ये लिमिटेड चीजें स्टोर करके रख सकता है। अगर आप फालतू चीजें आप स्टोर कर, जैसे जैसे क्वेश्चन आप स्टोर करके रखोगे जिनके आपको आंसर नहीं पता है, तो प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट का स्टोर करके रखो, ऐसे जो छोटे छोटे क्वेश्चन है पूछते रहा करो। चलिए नाउ चलो बच्चों बात करते हैं आप। ठीक है, सो इमेज फॉर्मेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, देखो मान लो हमारा तो ऑब्जेक्ट है बच्चों इन्फिनिटी पे, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है इन्फिनिटी पे। तो क्या होगा, अगर इन्फिनिटी में हमारा ऑब्जेक्ट है बच्चों, हमने जिसके बारे में अभी डिस्कस किया था, क्या कि रेज कैसे आएंगी, पैरेलल आएंगी, और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी, वो पास कहां से करेंगी बच्चों, फोकस से पास करेंगे। तो देखो ऐसे पास करेंगे, और दोनों रिफ्लेक्टेड कहाँ मीट करिए, ऐसे मीट करिए। तो हमारी इमेज कहाँ पे बनेगी, तो बच्चों हमारी इमेज कहाँ पे बनेगी, क्या हमारी कहाँ पे बनेगी, एट फोकस। ठीक है, कैसे होगी, रियल होगी वर्चुअल होगी बच्चों, एक्चुअली मीट कर रही है, ये दोनों एक्चुअली रिफ्लेक्टेड रेज मीट कर रही है, रियल बनेगी। इन्वर्टेड होगी और अपराइट होगी बच्चों, इन्वर्टेड होगी। साइज कैसा होगा, वेरी डिमिनिश्ड, मतलब कि बहुत ही छोटा साइज होगा। क्यों, आप खुद सोचो ना, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट है भाई, देखो उसका साइज बड़ा होगा, पर जब वो बहुत दूर से देखोगे आपको छोटा सा दिखेगा, तो उसकी इमेज भी छोटी बनेगी। ठीक है, सेकंड केस, मान लो हमारा ऑब्जेक्ट बच्चों इन्फिनिटी और हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर उन दोनों के बीच में है। उस केस में क्या होगा, देखो ये क्या है, पैरेलल आ रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास करेगी, ये पास करेगी फोकस से, पास करेगी। ठीक है, और हमारी कोई रे अगर फोकस से पास कर रही है, वो क्या हो जाएगी बच्चों, वो हो जाएगी क्या, पैरेलल आफ्टर, ऐसे हो जाएगी। ये बात यहाँ तक किस किस को समझ आई? ठीक है, तो बच्चों हमारी इमेज कहाँ बन रही है, हमारी इमेज बन रही है यहाँ पे, कैसी, उल्टी बनेगी। ठीक है, तो बच्चों हमारी इमेज कहाँ बनेगी, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस,
रियल है, इन्वर्टेड है और छोटी बनेगी। ये बात यहाँ तक किस किस को समझ आई? यस सर, आ गई। ठीक है, चलिए ओके। ध्यान रखो, क्या रखो, ये ना कुछ मतलब स्टैंडर्ड तरीके। अब आप ध्यान रखना, कॉनकेव मिरर बहुत ही सिंपल सा है, बट आपको ना बस पता होना चाहिए। बच्चों इन सबको रट्टा मत लगाना, ट्राई करो इन सबको विजुअलाइज करने की। पहला केस क्या है, इन्फिनिटी पे हमारा ऑब्जेक्ट है, इमेज बनेगी फोकस पे। अब आप क्या कर रहे हो, आप उसको प्यार, आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको प्यार से आप अपनी तरफ बुला रहे हो कि बेटा इधर आ जा। तो जैसे ऑब्जेक्ट बच्चों पास आएगा तो आप खुद बताओ, इमेज का साइज बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। देखो पहले बहुत छोटी बनी थी, अब थोड़ी सी बड़ी बन रही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आप देखो इमेज और ऑब्जेक्ट में से आपके पास एक ही चीज हो सकती है। अगर आप ऑब्जेक्ट को पास बुलाओगे ना तो इमेज बुरा मान जाएगी, इमेज बोली वो फिर दूर चली जाएगी। ठीक है, अगला केस क्या है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे बचो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे बचो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऐसे जा रही है, फोकस से पास करेगी। एक मिनट रुको, ये दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ, ये ऐसे है, थोड़ा सा ऊपर नीचे बन गई, और हमारी बच्चों इमेज एग्जैक्टली यही बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, तो बच्चों हमारी इमेज कैसी है, हमारी इमेज है रियल इन्वर्टेड। कहाँ पे बनेगी, सेम लोकेशन पे, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, रियल है, इन्वर्टेड है, सेम साइड। अब आप देख रहे हो कि जैसे आप ऑब्जेक्ट को पास बुला रहे हो, इमेज दूर भाग रही मिरर से। अगले केस में बच्चों हमने क्या किया, हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, हमने रखा बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ठीक है भाई, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगी, यहाँ से पास करेगी। और अगर आप पोल पे भेजोगे तो कहाँ से पास करेगा, ऐसे एंगल क्या बनेगा, सेम एंगल बनेगा। तो बच्चों इस बार देखो हमारी इमेज कहाँ बन रही है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कैसी, बियॉन्ड सी। ठीक है, रियल इन्वर्टेड एंड एनलार्ज, काफी बड़ी बनेगी, काफी बड़ी बनेगी। ठीक है, अब देखो बच्चों अगले केस में क्या है, हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, फोकस पे। ठीक है, तो कैसी बनेगी इमेज, पहली तो आप यहाँ से पास करोगे तो यहाँ से जाएगी ऐसे। ठीक है, दूसरी रे क्या मानो, यहाँ भेजी आपने, ठीक है, ऐसे, तो कहाँ से पास करेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी। तो दोनों क्या, दोनों क्या बच्चों, पैरेलल है। तो हमारी इमेज बच्चों कहीं पे जाके इन्फिनिटी पे कहीं बनेगी, हमारी इमेज बच्चों कहीं जाके इन्फिनिटी पे बनेगी। कैसी है, इन्फिनिटी पे बनेगी, रियल है, इन्वर्टेड है एंड हाईली एनलार्ज्ड, एंड हाईली एनलार्ज्ड। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना पहले 5 केसेस जो है ना कॉनकेव मिरर के लिए, इसमें इमेज हमेशा रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है हमेशा, और सेम साइड पे ही बनती है। लेकिन अगर हम बात करें व्हेन यू विल पुट इमेज बिटवीन फोकस एंड पोल, तो क्या होगा, बताओ बच्चों क्या होगा, इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर। बिल्कुल सही, ये फोकस से पास कर रही है, और ये अगर आप 90 डिग्री में भेजोगे ऐसे, एक मिनट, आप इसको ऐसे भेज रहे हो, ये वापस आ जाएगी, इधर जा रही है। ठीक है, तो मैं इसको इससे बना देता हूँ, तो बच्चों एक्चुअली ये यहाँ कहीं पे ऐसे मीट करेगी।
तो हमारी इमेज कहाँ बन रही है? बिहाइंड मिरर। तो बच्चों ये पहला सा केस है जिसमें हमारी इमेज एक तो बड़ी बनेगी, बिहाइंड मिरर, वर्चुअल, इरेक्ट एंड बहुत ही बड़ी बनेगी, लास्ट काफी बड़ी बनेगी। ये बात यहाँ तक किस किस को समझ आई? यस सर आ गई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखो बच्चों, ये ठीक केसेस है, आपको ये रट्टा लगाने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपने इनको अच्छे से समझ लिया होगा ना, ऐसे आपको याद रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे, इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे। कैसी? रियल, इन्वर्टेड, बहुत ही छोटी। अगर इमेज, अगर हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले है, तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी? बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। कैसी? रियल, इन्वर्टेड, छोटी। देन अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इमेज कहाँ बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कैसी? रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज। अगर हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस है, तो हमारी इमेज कहाँ बनेगी? बियॉन्ड, बियॉन्ड सी। कैसी? रियल, इन्वर्टेड एंड लास्ट। अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे है, तो बच्चों कहाँ पे बनेगी? इन्फिनिटी पे, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। अगर हमारा ऑब्जेक्ट बच्चों बिटवीन पोल एंड फोकस है, तो कहाँ पे बनेगी? बिहाइंड मिरर। Behind the ठीक mirror. है, एंड लास्ट वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये पहला सा केस है बच्चों, बस ध्यान रखना। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? चलिए बच्चों, अब सबसे सर इम्पोर्टेंट। पहले हमने कॉन्वेक्स मिरर का देखा था ना। नहीं नहीं, कन्वेक्शन मिरर हमने कवर ही नहीं किया। एक बच्चा सो रहा हमारी क्लास में। अभी कन्वेक्शन मिरर के हम आगे बात करेंगे, ठीक है? तो अच्छी बात है, आपने क्वेश्चन तो पूछा। काफी बच्चों को नहीं पता होगा। बच्चों कॉन्वेक्स मिरर के बारे में आगे बात करेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं कॉन्केव मिरर के बारे में। ठीक है, चलिए देखो, ये बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है, साइन कन्वेंशन। और ये इतना सिंपल है, इतना सिंपल है कि बच्चे को लगता है कि हाँ ये बहुत ही सिंपल है। इतना सिंपल है ये, एक्चुअली सच में बहुत सिंपल है, बट बच्चे इसको सीरियसली लेते नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये, देखो मान लो कि हमारा एक मिरर है, कोई भी ऐसा एक रैंडम मिरर है। ठीक है, हमारे कोई एक रैंडम मिरर है, उसको हमने ऐसे यहाँ पे बना लिया। ठीक है, और एक हमने कोई ऐसे ऑब्जेक्ट रख दिया यहाँ पे, हमने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख दिया यहाँ पे, ऐसे ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन देखो क्या होता है। पहला सबसे बड़ा कन्वेंशन क्या है कि जितने भी आप डिस्टेंस मेजर करोगे, आप जो भी चीज मेजर करोगे, आप हमेशा पोल से मेजर करोगे। ठीक है, अगर आप बच्चों कोई भी मेजरमेंट कर रहे हो, अगर वो मेजरमेंट आप प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजरमेंट कर रहे हो, उसका आपको पॉजिटिव लेना है। अगर आप कोई भी मेजरमेंट नीचे कर रहे हो, तो उसका आपको नेगेटिव लेना है। ऑब्वियसली इमेज के बारे में बात हो रही है। क्यों बच्चों? ध्यान रखना, हमेशा हम ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखते हैं, और हमेशा बच्चों हम ऑब्जेक्ट को ऊपर ही रखते हैं, हमेशा। ठीक है, अगर आपको ये समझ आ गया तो आप अगर टेढ़ा मेढ़ा एग्जाम में अगर दे भी देंगे ना, तभी आप समझ जाओगे। ठीक है, सेकंड थिंग, अगर बच्चों हम लेफ्ट में रखेंगे, तो हम क्या मानते हैं कि हमारी जो इंसिडेंट रेज है वो हमेशा लेफ्ट टू राइट ही आएगी। वैसे क्या बच्चों? लेफ्ट टू राइट ही आएगी। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है? सो डिस्टेंसेस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव। अगर आप कोई भी डिस्टेंस मेजर कर रहे हो बच्चों, ठीक है, मान लो कि हमारी एक इमेज यहाँ बन रही है, अगर आप ये डिस्टेंस मेजर कर रहे हो बच्चों, आपको पोल से ही स्टार्ट करना है। आपको पोल से इधर आना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। अगर मान लो हमारी कोई इमेज यहाँ बन रही है, आपको पोल से आना पड़ेगा, इधर आना पड़ेगा आपको, ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट, all the distances measured from pole P. Second, distances measured in the direction of incident ray are positive. Third, distances measured opposite to the direction of incident ray taken as negative. Obviously दोनों पॉइंट एक ही बात है। Fourth point, distances above principal axis are positive, बात कर चुके हैं। And fifth, and vice versa. ये बात यहाँ तक किस किस को समझ आई? और तो यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? आगे चले।
साइन कन्वेंशन था। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं बच्चों। फर्स्ट सेकंड केस में आपको बताना है कि साइन ऑफ इमेज पोजीशन क्या होगा, नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा। बोलो बच्चों। सर इमेज कन्वेंशन। हाँ, इमेज के लिए बताना है यहाँ पर कि जो इमेज की पोजीशन है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। इमेज कौन सी कलर की इमेज है? ये वाली हमारी इमेज कौन सी बच्चों? ये इमेज है ना, ये इमेज है इस केस में, और ये इमेज है इस केस में। ठीक है, आप खुद सोचो, अगर आपको इसका डिस्टेंस मेजर करना है बच्चों, तो पोल से आपको इधर आना पड़ेगा, यानी कि ये तो नेगेटिव, क्योंकि भाई देखो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है, बिकॉज हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है बच्चों, हमारा ऑब्जेक्ट तो लेफ्ट में रखा है ना, तो इंसिडेंट रे कैसे आएंगी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बट हम तो उल्टा जा रहे हैं, हम तो राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, बिकॉज पोल से आपको मेजर करना है, तो ये क्या होगा, नेगेटिव। इस केस में क्या है, आपको पोल से इधर आना है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, तो ये पॉजिटिव है। इसमें किसी को डाउट है क्या बच्चों? नो बहुत ही बेसिक चीज है, आई नो काफी बच्चों के लिए बहुत ही बेसिक चीज है, किसी को डाउट तो नहीं है ना? चलिए ना बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं मिरर फॉर्मूला के बारे में, कि हम जो मिरर फॉर्मूला, आई थिंक सबको पता होगा मिरर फॉर्मूला के बारे में, बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला, ये हमारा फॉर्मूला है, ये आया कैसे। तो एक्चुअली बच्चों क्या है, मान लो कि हमारा ऑब्जेक्ट ओ पे रखा है, इसको मैं खैर यहीं पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हमारा ऑब्जेक्ट ओ पे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये इमेज टकराई और इधर अपने वापस आ, तो बच्चों हमारा ऑब्जेक्ट ओ, ये एंगल जो बना रहा है प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोलते हैं अल्फा। हमारा जो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये एंगल बना रही है प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बोलते हैं गामा। और ये बच्चों जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन पास करी है, बीटा हो गया। ठीक है, अब आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, अगर मैं ओ ओ ए सी ट्रायंगल की बात करूं बच्चों, याद करो देखो क्या होता है, एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। आई थिंक मैथ में आपने सबने पढ़ा होगा ये। तो बीटा की वैल्यू बच्चों किसके बराबर हो जाएगी, बीटा विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा, फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली नेक्स्ट ट्रायंगल सी ए आई, इस ट्रायंगल के लिए बच्चों गामा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, बीटा प्लस में थीटा के बराबर हो जाएगी। ये अपनी क्या है, सेकंड इक्वेशन है। तो यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दो, तो गामा क्या हो जाएगा, बीटा प्लस में थीटा वैल्यू कितनी हो जाएगी, बीटा माइनस अल्फा। तो यहाँ से बच्चों क्या आ गया अपने पास, सो अल्फा प्लस में, सॉरी ये अल्फा है, प्लस में गामा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बीटा, ये इक्वेशन मिल गई। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे बच्चों, तो देखो क्या है, ये हमारा क्या है, एपी एपी डिस्टेंस है बच्चों, ये वाला। ठीक है, अगर मैं बात करूं बच्चों, अगर मान लो कि हमारा जो मिरर है, छोटा सा मिरर है बच्चों, हमारा छोटा सा मिरर है, तो क्या होगा, अगर मेरे छोटा है बच्चों, इसका मतलब उसका अपर्चर छोटा है, यानी कि अल्फा बीटा गामा जो बच्चों, ठीक है, स्मॉल एंगल्स होंगे, काफी स्मॉल एंगल। सो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, साइन ऑफ अल्फा is almost equal to tangent of alpha. Similarly, sine of beta almost equal to tangent of beta. क्यों? तो बच्चों एक्चुअली क्या होता है ना, जब एंगल छोटे होते हैं तो ग्राफ है ना, साइन का ग्राफ और टेन का ग्राफ ऑलमोस्ट एक जैसे ही होते हैं, इसलिए छोटे एंगल के ऐसे बोल सकते हैं। सिमिलरली साइन ऑफ गामा विल ऑलमोस्ट इक्वल टू टेंजेंट ऑफ गामा। ठीक है, ओके। अब देखो क्या है, ये अल्फा के बराबर भी आप बोल सकते हो इनको, क्यों, बिकॉज मैं आपको चलो बना के दिखा देता हूँ छोटी चीज, एक्चुअली क्या होता है, अगर आपको याद हो तो ग्राफ है ना, ये मैं बना रहा हूँ साइन अल्फा का, साइन अल्फा वर्सेस अल्फा। तो जब ये एक ग्राफ ऐसे होता है एक्चुअली, ठीक है, सिमिलरली
टेंजेंट का ग्राफ कैसे होता है? अब आप खुद देख लो, छोटे एंगल के लिए आप मुझे एक चीज बताओ, ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं छोटे एंगल के लिए? अगर अल्फा मैं यहाँ पे बात करूँ छोटे एंगल के लिए, साइन अल्फा, टेंजेंट अल्फा और अल्फा बच्चों ऑलमोस्ट इक्वल है, ठीक है। अब टेंजेंट अल्फा क्या क्या होगा? परपेंडिकुलर डिवाइड बाय में बेस, बेस का मतलब क्या? पीओ। तो टेंजेंट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू एपी बाय पीओ। सिमिलरली टेंजेंट ऑफ बीटा, बाकी चीज रिमूव कर देता हूँ, टेंजेंट ऑफ बीटा क्या हो जाएगा? अगेन परपेंडिकुलर डिवाइड बेस, बेस कितना है? पीसी बीटा के लिए। देन टेंजेंट ऑफ गामा ये क्या हो जाएगा? एपी डिवाइड बाय पीआई। अब आपको क्या कुछ नहीं करना, सारी वैल्यू जब यहाँ पुट करोगे ना इस इक्वेशन में, इसमें बस फाइनली में तो इक्वेशन ये मिल जाएगी, हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। यहाँ तक किस किस को समझ आया? तो यहाँ तक समझ आया क्या? बोलो, नहीं आया समझ? Yes, sir, आ गया। चलिए अब बच्चों मुझे एक चीज बताओ, हमने जो फॉर्मूला है हमने फॉर्मूला पता तो कर लिया, फॉर्मूला हमने पता कर लिया है, लेकिन मुझे एक चीज बताओ फॉर्मूला हमारा क्या है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 2/r। अगर मान लो हमारा ऑब्जेक्ट बच्चों इंफिनिटी पे है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट। सो 1/v इक्वल टू 1/इनफाइनाइट 2/r। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो बच्चों v किसके बराबर होता है? भाई हमारी इमेज कहाँ बनती है? फोकस पे बनती है, तो v इक्वल टू फोकल लेंथ। तो यहाँ से 1/f इज इक्वल टू क्या होगा? 2/r। तो बच्चों r रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ का क्या आ जाता है रिलेशन? ये रिलेशन आ जाता है। ये बात किस किस को समझ आई? तो देखो हमें एक फॉर्मूला और मिल गया, दैट इज 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये बात किस किस को समझ आई? Yes, sir, आ गई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। बच्चों ध्यान क्या रखना है कि जब भी देखो ये फॉर्मूले क्या है, ये फॉर्मूले स्टैंडर्ड फॉर्मूले, जब आप इनके अंदर वैल्यूज पुट करो ना, यू हैव टू यूज साइन कन्वेंशन, इस बात को ध्यान रखना। बच्चों कभी भी आपको देखो फॉर्मूले में अगर आपको कोई भी चेंज करना हो, कभी भी वहां जब फॉर्मूले आपको आगे बताऊंगा मैं क्या क्या बात कर रहा हूँ। एक चलिए क्वेश्चन करते हैं पहले। क्वेश्चन इज ऑब्जेक्ट इज 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द पोल ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द इमेज। देखो बच्चों हमारा एक कॉन्वेक्स मिरर है एंड आई थिंक सबको पता होगा कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव होती है। क्यों? देखो आप खुद ही देख लो, हमारा ये क्या है? कॉन्वेक्स मिरर है, इसका फोकस यहाँ कहीं होगा, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं होगा आर। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर हमने इसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया 20 सेंटीमीटर पे, ऐसे ऐसे रख दिया हमने, ठीक है, मुझे एक चीज बताओ, ये पोल है, आपको यहाँ से यहाँ जाना है फोकल लेंथ मेजर करने के लिए, आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो? लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, ये क्या है? लेफ्ट टू राइट। तो ये तो पॉजिटिव है क्योंकि दोनों डायरेक्शन सेम है। ये बात किस किस को समझ आई? Yes, sir, आ गई। तो देखो क्या है, फोकल लेंथ दे रखी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है, तो वैल्यू पुट करो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। हमें पोजीशन निकालनी है इमेज की, तो 1/v हम निकालें प्लस में 1/u। बच्चों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको यहाँ से यहाँ आना पड़ेगा मेजर करने के लिए, उल्टा आना पड़ेगा, कितना हो जाएगा? -20 1/f। फोकल लेंथ कितनी है बच्चों? 10 सेंटीमीटर, लेकिन ये तो पॉजिटिव है। बच्चों ध्यान रखना प्लीज प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, इन क्वेश्चन से बच्चों हमेशा डरते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको डर लगता है साइन कन्वेंशन पुट करने में। बच्चों ध्यान रखो, बिना लॉजिक के कोई भी वैल्यू मत पुट करना। शुरू में आपको हो सकता है टाइम लगे क्वेश्चन को समझने में, सोल्व करने में, बट आप एक बार जब ढंग से वैल्यू पुट करने लगे ना,
तब कोई दिक्कत नहीं आएगी। कभी भी किसी क्वेश्चन का बच्चों सॉल्यूशन में देखना, पहले अपना दिमाग लगाओ। तो सोचो 1/v कितना हो गया, 1/10 प्लस 1/20 कितना था एलसीएम 20, ठीक है 2 प्लस 1 कितना है बच्चों, v की वैल्यू कितनी है 20/3 क्या पॉजिटिव, यानी कि इमेज कहाँ बनेगी कॉन्वेक्स में। बच्चों कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज ऑन द बिहाइंड द मिरर ही बनती है हमेशा। तो आंसर क्या आएगा, अपना आंसर आएगा ए। ठीक है, ये बात किस किस को समझ आई, आगे चले। Yes, sir. चलिए, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्निफिकेशन। मतलब क्या है बच्चों, मैग्निफिकेशन का सिंपल सा एक फॉर्मूला क्या होता है कि कितनी बड़ी इमेज बनी है, रेशियो क्या है इमेज की। हम क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, हाइट ऑफ द इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, ओके। अब देखो, अगर मान लो मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूँ, ये अपनी क्या है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये अपनी क्या है हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, अब मुझे क्यों बताओ, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूँ, मैं दो ट्रायंगल हाईलाइट कर रहा हूँ रेड कलर से। एक तो ये ट्रायंगल है, ये वाला, ठीक है, और एक ट्रायंगल ये नीचे वाला है। बच्चों दोनों क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। ये बात किस किस को समझ आई, सबको पता ना सिमिलर ट्रायंगल क्या होते हैं। तो ये क्या बच्चों, ये अपना क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये अपना क्या है, ये अपना इमेज डिस्टेंस है। तो ये अपना क्या होगा u, सॉरी नॉट u, इट्स v, इट्स u। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, अगर ये सिमिलर ट्रायंगल है तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हाइट ऑफ द इमेज क्या है, नीचे बन रही है तो मैंने इसको लिख दिया नेगेटिव, डिवाइड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉजिटिव। ठीक है, मैं मान लो ये ट्रायंगल ए पी बी है, ये ए डैश बी डैश पी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ट्रायंगल ए पी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश पी बी डैश। बच्चों जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उनकी साइड सेम साइड की रेशियो बच्चों क्या होता है हमेशा कांस्टेंट होती है, यानी कि ये लिख सकते हैं। तो बच्चों हम फिर तो ये भी लिख सकते हैं, दैट इज क्या लिख सकते हैं, पी बी डैश डिवाइड बाय पी बी, ये भी दोनों इक्वल होंगे। सो माइनस ऑफ एच आई डिवाइड बाय एच नॉट किसके बराबर होगा, पी बी डैश कितना है, तो लिखो यहाँ पे विद साइन कन्वेंशन माइनस वी डिवाइड बाय माइनस सी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से हमें एक फॉर्मूला क्या मिल गया, m will be equal to hi divided by h naught which is equal to minus v divided by q। तो ये क्या बच्चों हमारा मैग्निफिकेशन, क्या कह रहे हो ऑब्जेक्ट आपने माइनस यू लिया तो बार पॉजिटिव लिया। कि मैडम आपकी आवाज कट रही है, फिर से रिपीट करो एक बार। आपने माइनस यू लिया है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाँ और हाँ, बाद में पॉजिटिव लिया है। देखो वो तो मैंने क्या किया ना, देखो दो इसमें चीजें तो मैंने यूजिंग साइन कन्वेंशन मैंने सारी वैल्यू पुट किया। इमेज नीचे बन रही है तो उसको मैंने माइनस एच आई लिख दिया, ऑब्जेक्ट की हाइट ऊपर है उसको मैंने प्लस लिख दिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मैंने माइनस यू लिखा है और इमेज ऑन सेम साइड बन रही है उसको मैंने माइनस भी लिखा है। क्लियर है, किसी को डाउट है क्या इसमें। सर फिर लास्ट में मैग्निफिकेशन जो आएगा माइनस वी बाई यू आएगा, क्या आएगा, माइनस वी बाई यू, माइनस वी बाई यू। ये आपने हाँ मैग्निफिकेशन हाँ हाँ, इक्वल टू यस माइनस यस वी यस, बाई यू लिखा है। हाँ फाइनल हमारा फॉर्मूला ये रहेगा माइनस बी बाई। ओके सर। ठीक है, हाँ जब आप इसके अंदर वैल्यू पुट करोगे बच्चों, आपको साइन कन्वेंशन डाल के वैल्यू आपको पुट करनी है फॉर्मूलेज में। ठीक है,
चलो एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। क्वेश्चन देखो क्या, क्वेश्चन इज कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर हैज ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पोल ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, डिटरमाइन पोजीशन ऑफ इमेज एंड मैग्निफिकेशन। देखो ऑप्शन ए बी सी एंड डी। देखो हमें क्या करना है, पहले लिख लो रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, तो लिखो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी -10 सेंटीमीटर। क्यों? बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर है, सॉरी कॉनकेव है। ऑब्जेक्ट का यू कितना बचो -15 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें क्या बतानी है, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ इमेज, हमें बताना है वी कितना होगा और मैग्निफिकेशन, ठीक है। कुछ ध्यान रखना, हमारा एक फॉर्मूला आया था क्या, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। अब आप एक काम करो, आप 1/u यहाँ से कॉमन ले लो, ठीक है। आप जब 1/u यहाँ से कॉमन लोगे तो इधर क्या बचेगा, एक मिनट, आप एक काम करो 1/u के बजाय आप 1/v कॉमन ले लो, ठीक है। तो ये क्या बचेगा 1 प्लस v/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस v/u इज इक्वल टू v/f। एक सेकेंड, चलो पहले मैं ये वाला आपको वैसे करवा देता हूँ नॉर्मल तरीके से। देखो चलो हम वैल्यू पुट करते हैं, आंसर निकालते हैं। देखो सो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v हमें निकालना है, सो 1/u कितना है -1/15 इज इक्वल टू -1/10। तो यहाँ से 1/v कितना आ गया -1/10 प्लस 1/15, एलसीएम ले लो कितना 30, -3 प्लस में 2, तो बच्चों v की वैल्यू कितनी आ गई -30, ठीक है। एंड मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, m इज इक्वल टू HI -v, upon H0। बिल्कुल सही, ठीक है। तो कितना है -30 डिवाइड बाय u कितना है -15, कितना आ -2, आंसर विल बी ए। ये बात किस किस को समझ आई? अब यहाँ पे देखो माइनस आ रहा है, इसका Yes, मतलब sir। क्या है कि हमारी इमेज नीचे बनेगी, तो हमारी इमेज नीचे बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, इन्वर्टेड, ठीक है। और बच्चों ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन के आप आंसर देखो, खैर यहाँ पे इन्होंने नन ऑफ दीज दे रखा है, हो सकता है आंसर नन ऑफ दीज भी हो, आप चेक कर लेना। अदरवाइज क्या है, इन क्वेश्चन के आंसर बच्चों आप बिना पेन यूज के सोल्व कर सकते हो। क्यों? देखो आप खुद हो, तो कॉनकेव मिरर का रेडियस कहाँ पे, मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। देखो हमारा ऐसे है ना, इसका रेडियस यहाँ पे, हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है 15 पे, एक सेकेंड, इसको लिखो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है। आप बताओ ये फोकस और किसके बीच में, सेंटर ऑफ कर्वेचर के, तो बच्चों इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इमेज पीछे बनेगी ना, इमेज पीछे बनेगी और नीचे बनेगी, तो ये तो हो ही नहीं सकता। याद करो मैंने आपको एक मेथड बता रखा है, मेथड ऑफ एलिमिनेशन एक्स्ट्रा ऑप्शंस। खैर इन्होंने यहाँ पे नन दे रखा है, अदरवाइज अगर मान लो कोई और आंसर दे रखा हो आपको देखो अगर नन है तो जरूरी नहीं कि नन ऑफ दिस आंसर नहीं होगा, हो सकता आंसर, ठीक है। आपको खुद को पता है कि हमारी तो इमेज बच्चों इससे पीछे ही बनेगी, तो इसमें भी -30 है। आप बताओ रियल इमेज बन रही है कौन का मिरर के किसमें, तो हमारी मैग्निफिकेशन कैसे आएगी, नेगेटिव आएगी। बच्चों ये बात किस किस को यहाँ तक समझ आई, इसमें किसी को डाउट है क्या? और जब आप दूसरी बार आप जब क्वेश्चन सोल्व कर लोगे ना, आपको चीज याद हो जाएगी क्या, कि जब भी मैग्निफिकेशन नेगेटिव आती है हमेशा इमेज रियल बनती है, जब भी मैग्निफिकेशन बच्चों पॉजिटिव आएगी समझ जाओ कि इमेज कैसे बनेगी, वर्चुअल बनेगी। आप वैल्यू पुट भी करके देख सकते हो, ठीक है। आगे चलेगा, चलिए
नाउ अगर हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की, तो बच्चों कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा, अगर आप इमेज बनाओगे तो क्या होगा, इमेज कहाँ बनेगी, अगर इनफिनिटी पे हमारा ऑब्जेक्ट है, अगर बच्चों हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, अगर इनफिनिटी पे है, तो हमारी इमेज कहाँ बनती है, फोकस पे। ठीक है, अगर आप ऑब्जेक्ट को पास में ले आओगे तो बच्चों इमेज कहाँ है, देखो इसमें दूसरा केस होता है, इसमें ऑब्जेक्ट भी पास आ रहा है और बच्चों जो इमेज है वो भी पास आएगी, किसके, कॉन्वेक्स मिरर के। तो यहाँ पे दो ही ऑप्शन है, या तो इमेज फोकस पे बनेगी या फोकस और पोल के बीच में बनेगी। तो फर्स्ट केस में क्या है, एट फोकस वर्चुअल हाईली डिफरेंस बहुत ही छोटी बनती, क्यों, ऑब्जेक्ट दूर है। दूसरे केस में क्या है, बिहाइंड मिरर वर्चुअल सीधी खड़ी बनती, इरेक्ट एंड डिविनिस। यहाँ पे क्या बनती है बच्चों, अपराइट, आप उसको इरेक्ट भी बोल सकते हो, इरेक्ट और अपराइट। यहाँ तक किस किस को समझ आया, ठीक है चलिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वेलोसिटी ऑफ इमेज फॉर कर्व्ड मिरर। बच्चों वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या है, देखो इसमें समझो, देखो क्या हमें पता है, हमारा फॉर्मूला ये था। अब एक काम करो, दोनों तरफ आप बच्चों डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज का मतलब क्या है, कि मान लो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चलता हुआ मिरर की तरफ आ रहा है, चलता हुआ, और उसकी वेलोसिटी कितनी है, डीवी बाई डी टी। आप देखो इसको जब डिफरेंशिएट करोगे इक्वेशन आएगी। एंड आई थिंक सबको डिफरेंशिएट करना तो आता होगा ना, यहाँ पे कोई ऐसा बता जिसको डिफरेंशिएट करना नहीं आता, सबको आता ना। इसको जब डिफरेंशिएट करोगे बच्चों, तो यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ। सो वी माइनस वन डी बाई डी टी प्लस डी बाई डी टी यू रेज माइनस वन, ये क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, फोकल लेंथ किसी मिरर की कांस्टेंट होती है। तो बच्चों डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पावर को माइनस करो, ठीक है, पावर को माइनस किया कितना हो जाएगा, वी माइनस टू डिवाइड बाय में, तो भी हमारा ये था, प्लस में सॉरी डी वी बाय डी टी, सिमिलरली वी सॉरी यू माइनस टू डिवाइड बाय में, जो भी हमारी पावर थी शुरू में, तो जीरो। तो यहाँ से बच्चों हमें क्या मिल गया, ये मिल गया हमें dv बाय dt विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ v स्क्वायर बाय u स्क्वायर इसके इनटू du बाय dt, ये वाला हम, ठीक है। और v बाय u इसको आप क्या पुट कर सकते हो, माइनस m पुट कर सकते हो, माइनस m का स्क्वायर कितना होगा, ये होगा। तो फाइनली बच्चों हमें ये मिल जाएगा फॉर्मूला। सो वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ मैग्निफिकेशन का स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये बात यहाँ तक किस किस को समझ आई, समझ आई क्या। तो बच्चों जो माइनस साइन ये क्या शो कर रहा है, कि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट क्या बच्चों हमेशा अपोजिट होगी इन केस ऑफ कर्व्ड मिरर। ठीक है, सबको बात समझ आई बच्चों, क्लियर हुआ क्या, ठीक है। अब मान लो बच्चों यहाँ तो चलो क्या है, चलो ठीक है, यहाँ पे तो हमारा मिरर कांस्टेंट। अगर बच्चों अगर मान लो हमारा मिरर भी मूव कर रहा हो, तो उस केस में क्या होगा, इफ मिरर इज मूविंग, तो क्या होगा, सो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर must be equal to minus of m square velocity of object with respect to mirror। तो इसको क्या लिख सकते हैं, velocity of image minus velocity of mirror will be equal to minus of m square velocity of object plus sorry अंदर लिखते हैं इसको, minus velocity of mirror। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम नॉर्मल मिरर की बात करें, अगर हम प्लेन मिरर की बात करें, प्लेन मिरर के लिए बच्चों मैग्निफिकेशन क्या होती है, वो तो 1 होती है, तो प्लेन मिरर का आप सीधा से यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोड आउट कोई क्वेश्चन, ठीक बच्चों आया समझ में।
आपको मेरी बात साफ आ रही है ना? चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखो क्या बच्चों, क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। ठीक है, अब देखो बच्चों क्या करना, मैं हमेशा क्या करता हूँ, मैं हमेशा इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानता हूँ हमेशा। ठीक है, देखो क्या करना। सो वेलोसिटी ऑफ इमेज with respect to mirror is equal to minus of m square velocity of object with respect to mirror। ठीक है, तो बच्चों याद करो, उससे पहले यार एक हम इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो बच्चों आप एक काम करो, आप यहाँ पे 1/v कॉमन ले लो, सॉरी 1/u कॉमन ले लो। हाँ 1/u कॉमन लेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, u/v प्लस 1 इज इक्वल टू 1/f। ऐसे लिख सकते हैं ना, अंदर क्या होगा, so u/v प्लस 1 इज इक्वल टू u/f लिख सकते हैं। इसको मैं लिख सकते हैं u/v इज इक्वल टू u/f माइनस 1 लिख सकते हैं। तो बच्चों इसको u/v को हम क्या लिख सकते हैं, u माइनस f डिवाइड बाय f। तो बच्चों v/u को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, f सॉरी माइनस v/u को हम ऐसे लिख सकते हैं f माइनस u। और ये किसके इक्वल है, मैग्निफिकेशन की। इसका बेनिफिट क्या है बच्चों, अगर आपको मैग्निफिकेशन फाइंड करना है, आप ये वाला फॉर्मूला यूज करो। आपको देखो यहाँ पे क्या फोकल लेंथ दे रखी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दे रखा है, तो बच्चों आपको बार बार ना v फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैग्निफिकेशन के लिए। क्या करो, वैल्यू पुट करो डायरेक्टली। तो देखो बच्चों यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है, f बाय में f माइनस u। f की वैल्यू कितनी है, कॉन्वेक्स मिरर है, f की वैल्यू कितनी है प्लस 20 डिवाइड बाय 20 माइनस ऑफ u कितना है माइनस 20। कितना आ गया 20/40 आ गया ना, कितना आ जाएगा 1/2। बस यहाँ वैल्यू पुट कर दो। सो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विल बी इक्वल टू माइनस 1/2 का होल स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ इमेज, मिरर कहाँ जा रहा है, उसी साइड जा रहा है। ठीक है भाई, सीधे सीधे पुट कर दो 1 माइनस 1/4। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट का उल्टा जा रहा है, लिखो यहाँ पे -3। वेलोसिटी मिरर उसी साइड जा रहा है, बिल्कुल ठीक है, 1 लिखो। तो क्या आएगा ये, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज -1। ये क्या हो जाएगा -4 डिवाइड बाय 4 कितना +1 फाइनली। सो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी आ गई बच्चों, 2 मीटर पर सेकेंड। किधर, टुवर्ड्स राइट। क्यों, पॉजिटिव आई ना, सो आंसर विल बी ए। आंसर विल बी। बच्चों ये बात किस किस को समझ आई, यहाँ तक बच्चों किसी को कोड आउट कोई क्वेश्चन? आगे चलें क्या, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो मान लो अगर हम इस साइड में मूव कर रहे हो, तो भाई अभी तो हमने क्या देखा कि अभी हम टुवर्ड्स मिरर मूव कर रहे हैं, टुवर्ड्स मिरर। अगर हम ऐसे मूव कर रहे हैं, अगर हम ऊपर की तरफ मूव कर रहे हो, तो बच्चों हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या हो जाएगा, so, इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे, सो एच आई को हम क्या बोल सकते हैं, विच इज इक्वल टू एच नॉट इंटू एम। सो डी एच आई बाई डी टी मस्ट इक्वल टू एम इंटू डी एच नॉट बाई डी टी। ये वाला फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। ये बात बच्चों यहाँ तक किस किस को समझ आई?
बच्चों क्लियर हुआ क्या कुछ? किसी को कोड आउट कोई क्वेश्चन इसके बारे में? ठीक है, चलिए बच्चों, एक आपके लिए छोटा सा होमवर्क है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये हम इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है बच्चों। क्लियर यहाँ तक? कोई डाउट कोई क्वेश्चन बच्चों? बच्चों को डाउट है यहाँ तक? सबको मेरी आवाज साफ आ रही है ना? चलिए फिर, अगर कोई डाउट नहीं है, ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में बच्चों बात करते हैं। ठीक है बच्चों, मुझे एक चीज बताओ, आप इस संडे को अवेलेबल हो क्या? संडे को? अगर आप सब संडे को अवेलेबल हो, बच्चों हम कुछ एक्स्ट्रा क्लास कर सकते हैं आपके सिलेबस की, ताकि आपका सिलेबस और भी जल्दी कंप्लीट हो जाए। चलिए फिर, हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।